कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया गया, और जब लबनान और इसराइल के दरमियान जो एक जंगबंदी मुआहदा हुआ है उसके तनाजुर में ये ऐलान सामने आना, आप इसे कैसे देखती हैं? कितना पॉजिटिव है ये, और आपको लगता है कि जो टॉक्स हैं, जो पीस टॉक्स हैं, वो बिल्कुल अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं? और फिर पाकिस्तान का किरदार? जी देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आखिरी मराहिल ना समझें, हम इसको वन ऑफ द स्टेजेस समझें। लास्ट टाइम भी अवाम थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई थी कि जी 22 घंटे के मुज़ाकरात के बाद भी जो है ना कंप्लीट पीस इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। तो इस सूरत के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि ये एक प्रोसेस होता है, पीस इज अ प्रोसेस। अभी ट्रांजैक्शनल बार्गेनिंग चल रही है दोनों तरफ से, और एक बहुत खुशाइन बात है, बिकॉज देखें पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन बात है, ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के लिए मगर पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज ये दुनिया ने अब देखा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के यूएन और नेटो वगैरह नहीं करवा सके, वो पाकिस्तान जैसे एक इकोनॉमिकली फ्रैजाइल होने वाले मुल्क ने एक क्वाड बना के, आप ये देखें जहाँ पे अब सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट उनको भी शामिल किया। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान का किरदार इस अमन मुआहदे में और इस प्रोसेस में बड़ा अप्रिशिएट किया जी। तो आई डेफिनेटली थिंक एक पूरा पाकिस्तान ने तो सुने री राइट कर दी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जो प्लेबुक थी ना, जिस तरह से हम समझते थे चीजें होंगी। तो उसके अंदर अगर हम एक और चीज जो देखें वो कि किस स्टेज पे मुज़ाकरात पहुंचे, देखिए कुछ चंद रेड लाइंस थी ईरान की और यूएस दोनों की। सबसे पहली चीज आमना हॉर्मुज़ ही था, जो कि डेफिनेटली एक अभी उसको हमने देखा है कि वहाँ पे एक सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ गए। दूसरी चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी नोट करने वाली, वो ये था कि ईरान की जो एक डिमांड थी कि ऑब्वियसली लबनान पे भी सीज फायर हो और वहाँ पे अटैक्स होना बंद हो, तो उसकी भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने निशानदेही की है कि वो भी पीस टॉक्स अब जारी हो गए। सो डेफिनेटली अब जो एक दो चीजें ही रह गई हैं। देखिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर भी बात की जा रही है, वो तो देखें इन प्रिंसिपल पहले ही ईरान अग्री कर चुका था जब मस्कत के अंदर और वो जिनीवा के अंदर बातचीत हुई थी। सो डेफिनेटली आई थिंक अभी जो है ना, हमें जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ रही थी ना दोनों पार्टी से, वो इसीलिए आ रही थी कि वो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेवरेज लेना चाह रहे थे कि बेस्ट बार्गेन पॉसिबल हो सके। अब देखिए इस अनाउंसमेंट की सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करेगी कि किस तरह से अमेरिका सैंक्शंस वाले मामले को भी हैंडल करता है, टाइम बाउंड होती हैं चीजें या नहीं। अब देखें एक और मैटर ये भी है कि अगर हम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से आपको बताऊं तो अब दोनों मुल्कों ने, ईरान ने और यूएस ने मिलके अब सी माइंस का भी मसला हल करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली वन थिंग टू लुक फॉर इज के पूरी दुनिया को याद रहेगा कि पाकिस्तान में इसका किरदार और स्पेशली CDF फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का किरदार और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का किरदार, के दोनों ने बड़ी अनथक मेहनत करके कोई अपनी पब्लिसिटी किए बगैर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेटर गुड के लिए वो जिस तरह एक रियल मुस्लिम उम्मा के लीडर्स होते हैं अपना लोहा मनवाया है पूरी दुनिया के आगे। पहले तो पाकिस्तान हमेशा जाना जाता था कि जी एक न्यूक्लियर स्टेट है तो डेटरेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब हम डेफिनेटली दोबारा से अपने आप को हमने पार्ट किया है, पीस का झंडा हमने गड़ा है पूरी दुनिया में। और आई थिंक ये हमारे पड़ोसी ममालिक को बड़ी ज्यादा तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कई दहाइयों से पूरी दुनिया के आगे एक जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इस्लामोफोबिया के नाम पे फैलाने के ऊपर, तो ये आई थिंक पूरी दुनिया के लिए, उनके लिए भी एक नाकाबिले बर्दाश्त बात होगी कि अब पूरी दुनिया ने वो फॉल्स नैरेटिव ब्रेक हो गया, वो सीलिंग शैटर हो गई है और हम सिर्फ अमन की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बलोच साहब, जिस तरह से अंज़ा साहिबा बात कर रही थी कि पीस इज़ अ प्रोसेस, तो सर इस प्रोसेस की मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं। एक कड़ी तो हमने डिस्कस कर ली जिसमें हमने डिस्कस किया कि फील्ड मार्शल साहब की जो सिफारतकारी है, वज़ीर आज़म साहब की जो मेहनत है और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो रंग ले आई हैं। सर दूसरी तरफ से अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो मई में उन्होंने चाइना का दौरा भी करना है। आपको लगता है कि ये जो इतना हम रैपिड
देख रहे हैं चीज़ों में इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है और लम्हा ब लम्हा जो है वो नए से नए डिसीजन आ रहे हैं और हर डिसीजन जो है वो एक पॉजिटिव वे में आ रहा है। आपको लगता है कि ये उस दौरे से पहले अपने मामला सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने भी वार्न कर लिया कि आने से पहले ईरान के साथ अपने मामला आप दुरुस्त करके आए। तो सर इस तनाजुर में से कैसे देखते हैं आप? योर एनालिसिस इज करेक्ट कि ये उसी पैराए में देखना चाहिए कि वो बड़े क्लीन स्लेट के साथ चाइना के पास जाना चाहता है, क्योंकि देखिए चाहे वो कितनी भी उसकी जो बाकी टीम या वो खुद बम्बास्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल करे, लेकिन एक बात वो कह चुके हैं और पहले ही महीने में जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर रोबियो, उसने कहा था कि वी नो दैट वी आर नाउ इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। जी। और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कौन खड़ा है सब पे टॉप में? चाइना। उसको वो कैचअप करने के लिए वो कहते हैं उनको कम से कम 20 साल लगेंगे। अमेरिका को अगर वो चाहे भी कन्वर्ट करना चाहे जो उसकी मरी हुई सनतें जो उन्होंने खुद मारी हैं एक लिहाज से, तो या जो उन्होंने खुद आउटसोर्स की हैं, तो वो भी प्लस 90% ऑफ द रेयर अर्थ जो है वो चाइना में है। और वो जो प्रोसेसिंग प्लांट्स उन्होंने बनाए हैं, पूरा जो प्रोसेस है फ्रॉम एक्सकेवेशन टू द फिनिश गुड्स, उसमें भी इनको 15 से 20 साल लग सकते हैं अगर वेस्ट चाहे भी। इसका मतलब ये हुआ कि रेयर अर्थ्स के लिए भी उनको चाइना पे डिपेंडेंस है। तो मैं समझता हूँ कि वो इतनी कपल्ड है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ चाइना की इकोनॉमी कि दे कैन नॉट डीकपल। इफ दे कैन नॉट डीकपल, बेटर बी इन गुड टर्म्स विद चाइना। और ऐसा कोई, और मेरे ख्याल ये अच्छा भी होगा दुनिया के लिए कि अगर ये दोनों लड़ते हैं या कोई जो इकोनॉमिक वॉर की हम बात सुन रहे थे, इवन इफ बिल्कुल ऐसी अगर ये जंग बंदी होती है, मामला बेहतर होते हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा।